आज बिना कोई भूमिका बांधे अपन सीधी क्लास शुरू करेंगे। जब तक मेरे साथी आ जाए मैं अपना बोर्ड ठीक कर लेता हूँ। जब तक अपन अपना ढोलक को तान लेते हैं, हेलो टेस्टिंग कर लेते हैं। वो क्रिकेट में खींचते हैं ना, अपनी पिच को नापते हैं ना, ऐसे ही मैं भी आज अपनी पिच को नाप रहा हूँ, ये कहाँ कहाँ तक दिख रहा है। और मैं भी इस जुगाड़ से ही काम चलाना चाह रहा हूँ। यस, अब इन दोनों के बीच में लिखूंगा तो आपको दिखाई दे जाएगा, है ना। आ जाओ साथी लोगों, आ जाओ। विजय कृष्ण जी, आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है पर्सनालिटी। गंगानगर वालों की वैसी पर्सनालिटी बहुत शानदार होती है ना, तो आपको समझना है कि क्या होता है व्यक्तित्व है। ये मैंने अपनी क्रिकेट की पिच होती है ना वैसे सेट कर ली। डॉक्टर राजेश, तुम भी देख सकते हो यार, ये काम की है, साइकेट्री में खूब काम आता है। 92, 93, 97, 98 और 99 और 100। ओके, अब वहाँ देखो, जब तक मैं ये सेटिंग देख लूँ इसकी कि इसमें आप आओ, बैठो बैठो सब क्लास में बैठो, जब तक मैं इसकी सेटिंग ये देख लेता हूँ कि सब लोग इस पर कमेंट कर सकते हैं क्या, स्टूडेंट लोग। जब तक मैं देख रहा हूँ क्लास में कौन कौन आ रहे हैं। नमस्ते सबको, नमस्ते। ये अब चस्का ठीक लग गया क्लास वाला। मैं इधर पीछे बैक रूम में तैयारी कर रहा हूँ सारी, है ना। जैसे स्टेज पे आते हैं ना, उसके पहले तैयारी कर रहे होते हैं ऐसे। हाँ अच्छा, राजेश बाद में देखेगा, अभी ड्यूटी है क्या? ठीक है, देख लेना जब देखो, जब, है ना। लेकिन ये है बड़ा काम का, डॉक्टरों के लिए तो बहुत ही काम की चीज़ है। मैं इसकी सेटिंग को ओपन करना चाह रहा हूँ सबके लिए, ताकि स्टूडेंट्स भी इस पर कमेंट कर सकें। अच्छा, क्लास चल रही है मेडिसिन की? क्लासेस चलती है तुम्हारी? वाह, इस कोरोना के युग में भी मेडिसिन की क्लास चल रही है, बड़ी कमाल है। राजेश, राजेश हमारे डॉक्टर हैं और बीकानेर में पीजी कर रहे हैं। काफ़ी गहरी श्रद्धा रखते हैं। व्यक्तित्व निर्माण के भी और साथ साथ में व्यक्तित्व निर्माण पर भी और साथ साथ में व्यक्तित्व होता क्या है और हम कैसे उसको पहचान सकते हैं, ये बात भी अपन करेंगे। बस 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ, आप तसल्ली रखें। मैं इसकी सेटिंग ऑप्शन सही कर देता हूँ फेसबुक की मेरी, तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पर कमेंट कर सकेंगे। कमेंट करने की स्थिति नहीं है स्टूडेंट्स की, ओपन कर देता हूँ मैं ना। बस यही डर रहता है मेरे को, कोई कोरोना नहीं घुस जाए इसमें, कोरोना का डर लगता है बस। चलिए, मेरा काम हो गया पूरा। ओके, तो व्यक्तित्व के सिद्धांत हम लोग आज पढ़ेंगे।
देखिए सिद्धांत का अर्थ क्या है। सिद्धांत के दो अर्थ हैं, एक तो है वाद, में इसको कहते हैं वाद, थ्योरी, और एक दूसरा सिद्धांत है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल, और दोनों में फर्क होता है। थ्योरी होता है कि मैं इस पे क्या सोचता हूं, और सिद्धांत होता है कि सोचने के बाद प्रयोग हो चुका है और प्रयोग होने के बाद में नियम बन गया है। जैसे फिजिक्स में सिद्धांत बन गए, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कि पूरी जो जमीन है वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, स्थापित हो गया है, तो वो सिद्धांत। थ्योरी है, शुरुआत में लोग कहते हैं इसके कारण है उसके कारण है, तो वो वाद होते हैं। हम लोग जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं अभी व्यक्तित्व के बारे में, ये थ्योरीज हैं, थ्योरी बोलते हैं अपन इसको, और अंग्रेज जो होते हैं वो थ्योरी बोलते हैं इसको, थ्योरी। ये थ्योरी ना होके थ्योरी होता है, ऐसे थ्योरी। थोड़ी सी अंग्रेजी की टांग ऐसे तोड़नी पड़ती है तो आपको सही बोलने में आ जाता है। थ्योरी शब्द सही नहीं है बोलने में, और मैं भी ऐसे धक्के खा के इस चीज़ को सीखा। ओके, तो व्यक्तित्व के सिद्धांत हम क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले तो यहाँ आ जाते हैं। ये सिद्धांत पढ़ने की हमको ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत यह है कि हम सबसे पहले किसी व्यक्ति को समझना चाहते हैं। अगर हमको उसके व्यक्तित्व के बारे में पता लग गया तो हम उसके व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकते हैं। उसको समझना और उसके व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी करना। हम कह सकते हैं कि ये आदमी इस स्थिति में ये व्यवहार करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हम व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। निर्माण कैसे होता है व्यक्तित्व का, उसको समझ सकते हैं। तीसरा, अगर कोई लूज है, अपन कहते हैं ना कई बार गड़बड़ है मामला, तो अगर व्यक्तित्व असामान्य है तो उसको समझ सकते हैं, उसके कारणों को समझ सकते हैं, और उसके निदान और उसके उपचार तक पहुंच सकते हैं। अगर कोई असामान्य व्यक्तित्व है तो इन सिद्धांतों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्यक्तित्व क्या है, ये ऐसा क्यों होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। ये 3-4 चीजें इस चैप्टर के अंडर में आती हैं। होता क्या है कि स्टूडेंट इस बेसिक चीज को नहीं समझ पाता है, उसके कारण से वो घुस जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी में घुस जाता है, उलझ जाता है वहां जाके। तो सबसे पहली बात तो वही है, इस व्यक्तित्व के सिद्धांत को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। ये अलग अलग तरह से व्यक्तित्व को समझाने का तरीका है। व्यक्तित्व क्या है, ये कैसे बना है, और हम इसको एकदम देख के किसी व्यक्ति को कैसे अनुमान लगा सकते हैं उसके बारे में। अलग अलग लोगों ने अपना अपना थॉट्स, अपने अपने विचार उस पर व्यक्त किए। तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत अलग अलग कैटेगरीज में है, इनका अलग अलग वर्गीकरण है। सबसे पहले वाले सिद्धांत कहलाते हैं, उनको हम कहते हैं प्रकारात्मक सिद्धांत, टाइप थ्योरीज। टाइप थ्योरीज में क्या हुआ है, टाइप थ्योरीज, मैं भी कई बार थ्योरीज बोल जाता हूं बार बार, टाइप थ्योरीज, प्रकारात्मक सिद्धांत। इसमें क्या किया, अलग अलग विद्वानों ने पूरी जनसंख्या में जितने भी लोग हैं उनको बांटा है कि पूरी जनसंख्या को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। तो इतने लोग तो इस व्यक्तित्व के धनी होंगे, इतने लोग इस व्यक्तित्व के धनी होंगे, और इतने लोग इस व्यक्तित्व के धनी होंगे, ऐसे उसको बांटा जा सकता है। ऐसी कोशिश की, हमारे यहां भी कोशिश की गई थी, वात पित्त और कफ में कोशिश की गई थी। आप देख के पहचान सकते हो इस व्यक्ति को कि ये क्या करेगा। ऐसी जो वेस्टर्न कंट्री के साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी ऐसी कोशिश की है बांटने की। तो हम ज़्यादा अभी पहले उनके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी चर्चा किताबों में ज़्यादा हो रखी है। हमारे वाले मनोवैज्ञानिकों की चर्चा हुई नहीं, क्योंकि उन्होंने उसको विज्ञान की तरह प्रस्तुत ना करके और बिखरे हुए ज्ञान की तरह प्रस्तुत किया है, जिसको सिद्धांत के रूप में ढाला नहीं जा सकता, और हम कोशिश भी नहीं कर रहे। ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग, आप देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहला प्रकारात्मक, प्रकारात्मक मत में भी सबसे पहले शरीर रचना के हिसाब से, किसी व्यक्ति की शरीर की रचना देखकर आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से गुण होंगे, उसका व्यवहार किसी स्थिति में कैसा होगा।
यह है शरीर रचना का सिद्धांत। अब हम इस चैप्टर के सबसे पहले सिद्धांत पर आए हैं, शरीर रचना का सिद्धांत। ये जो शरीर रचना का सिद्धांत है, इसमें सबसे पहला वर्गीकरण है क्रेस्मर का। बहुत इंटरेस्टिंग है। हालांकि ये इसकी कोई साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं है, इसकी वैज्ञानिकता नहीं है, लेकिन ये पॉपुलर बहुत है। और आपको मैं ऐसे करेक्टर्स आपके आसपास दिखाऊंगा तो आपको उनके बारे में जानकर मजा बहुत आएगा। आज तो सुरेश ही वर्मा भी आ गए हैं, कमाल, वाह भाई वाह, तब तो आज क्लास सफल हो गई मतलब। तो शरीर रचना के आधार पर सबसे पहला वर्गीकरण किया है क्रेस्मर ने। अर्नस्ट क्रेस्मर उनका नाम है। अर्नस्ट, बहुत टेढ़ा मेढ़ा नाम है ये, आप देखिए मैंने लिखा है ऐसे, इतना। क्रेस्मर से ही काम नहीं चलता, KRETSCHMER है क्रेस्मर। ये जर्मनी के हैं, जर्मनी वाले नाम थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं। जर्मनी के, रशिया के, चाइनीज नाम हम लोगों की पकड़ में मुश्किल से आते हैं। तो अर्नस्ट क्रेस्मर इनका नाम है। और उन्होंने दुनिया में जितने भी व्यक्तित्व है उनको शरीर के आधार पर, उनको कि भाई ऐसा दिखाई देता है, उसके आधार पर उन्होंने 3 भागों में बांटा है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं उनको आप समझिए, बड़े इंटरेस्टिंग है। ये क्रेस्मर का वर्गीकरण है। सबसे पहला उन्होंने कहा है, इनको थोड़ा सा अंग्रेजी के हिसाब से ज़्यादा याद रखने की जरूरत है स्टूडेंट्स को। वो कई बार इसके हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, वो हिंदी अनुवाद काम के नहीं होते हैं। सबसे पहला व्यक्तित्व उन्होंने कहा एस्थेनिक व्यक्तित्व, एस्थेनिक। दूसरा उन्होंने कहा एथलेटिक व्यक्तित्व। इन शब्दों को थोड़ा ध्यान करिएगा, एस्थेटिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और पिकनिक। ये पिकनिक हम जो मनाते हैं वाली नहीं है, ये दूसरा शब्द है पिकनिक। एस्थेनिक, दूसरा एथलेटिक। एथलेटिक आपने शब्द सुना होगा, एथलीट होते हैं, कैसे होते हैं। और तीसरा पिकनिक। उन्होंने कहा कि ये शरीर 3 प्रकार के होते हैं दुनिया में। 3 प्रकार के शरीर होते हैं बाहर से दिखने में, दुनिया में लोग होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। और उनके शरीर को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं। आप भी खूब हंसोगे एक एक शरीर को देख के, अपने शरीर को देखकर भी हंसोगे कि अच्छा मेरा शरीर ऐसा है, इसका मतलब मेरे अंदर ये गुण हैं। और होते भी हैं, हालांकि बिल्कुल 100% झूठ नहीं है, लेकिन लोगों ने बाद में कहा नहीं इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन ऐसा होता जरूर है। ये जो एस्थेनिक होते हैं ये बहुत दुबले किस्म के लोग होते हैं। तो हम इनके बारे में क्या करते हैं, एक तो इनका शरीर कैसा है ये देख लेते हैं, पहली बात। दूसरा उनका स्वभाव कैसा होता है ये देख लेते हैं, यानी भावनात्मक रूप से वो कैसे होते हैं। तीसरा उनमें ऊर्जा कितनी होती है। और चौथा उनकी सामाजिकता देख लेते हैं। ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व हैं। इनमें 4 चीजें देख लेते हैं। क्या किताबों में बहुत उलझाया हुआ है चीजों को। ये जो हमारी किताबें हैं ये एक तो इंग्लिश में लिखी होती है, इसका हिंदी अनुवाद होता है यहाँ पे। और हिंदी अनुवाद करने के चक्कर में हमारे लोगों ने अपना दिमाग और लगा दिया उसके अंदर, और उन्होंने उन शब्दों को उलझा दिया है। तो स्टूडेंट याद करना चाहता है तो उसको रटना पड़ता है, इसको रटना पड़ता है। और मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं कि मैं रटने के सख्त खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं चीजों को समझा जाए। एस्थेनिक प्रकार के जो होते हैं लोग, इनको ऐसे लिखते हैं एस्थेनिक। ये दुबले होते हैं। इनका शरीर कैसा होता है, दुबला होता है। इशारे से ही आप समझ गए होंगे कि वो तो यूं है, वो तो यूं है। शरीर देख क्या होंगे, दुबले प्रकार के होते हैं। वो दुबले होते हैं शरीर से। और जो दुबले होते हैं वो स्वभाव से कैसे रहेंगे, चिड़चिड़े होते हैं। स्वभाव से कैसे होते हैं, बात बात पे चिढ़ते हैं। ये भी आपको पता है, जो दुबले होते हैं वो ज़्यादा चिढ़ते हैं। मेरे को मत कहना, मुझे यूँ नहीं कहना, मैं यूँ नहीं करूँ, वो बार बार ऐसा करते हैं। उनके स्वभाव में ये रहता है। ऊर्जा उनमें कम होती है। वैसे ही सारी ऊर्जा तो गुस्से में निकल जाती है।
तो ऊर्जा उनके अंदर कम होती है, और सामाजिकता भी कम होती है। रिलेशन सबसे खराब कर लेते हैं वो क्या, सबसे रिलेशन खराब कर लेते हैं। एग्जाम में जो आएगा ना, एग्जाम में दुबले प्रकार के व्यक्तित्व नहीं आएगा। स्टूडेंट्स को मैं अच्छे से बता दूं, ये दुबले उबले अनुवाद हमारे किए हुए हैं। वो जो एग्जाम में सवाल आते हैं, मैं आपको बाद में इनके सवाल भी बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे आए हुए हैं, तो उसमें वो एस्थेनिक टाइप ही लिखते हैं, इसलिए आपको एस्थेनिक पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा आपको हिंदी मीडियम के कारण दिक्कत होगी और मारवाड़ी में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो एस्थेनिक मतलब बिल्कुल ये हूँ, आप मेरी उंगली से आप समझ रहे हो, मारवाड़ी में बिल्कुल ऐड हो ज़्यादा। उसके लिए वो जो विश्लेषण मैं उपयोग में लूंगा नहीं, हमारे सुरेश जी गुरु जी इसके अंदर देख रहे हैं लगातार, तो मैं विश्लेषण लूंगा नहीं, लेकिन वो अपन समझ जाएंगे। यू पर्सनैलिटी, एक पर्सनैलिटी भाई ये है। बात बात पे मैं कम आ गए, माना कहीं समझो बने गए, है ना, यूँ करते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं। दुबले पतले और कम सामाजिकता वाले, कम ऊर्जा वाले होते हैं। तो एक तो हमारे समाज में होते हैं इस तरह के व्यक्तित्व। तो आप देख के समझिए, तो इन छेड़ मत भाई यार, तो अपने घर में ही कहते हैं इन मत छेड़ो यार। एक व्यक्तित्व तो होता है समाज में ऐसा। ये लंबे समय की ऑब्जर्वेशन है, उसके आधार पर उन्होंने कहा। दूसरा है एथलेटिक। एथलेटिक जिसकी मसल्स वगैरह तगड़ी होती है, फिट होता है। तो जो एथलेटिक होता है, फिट होता है, एथलेटिक है ना, एथलीट जो रेस वेस लगाता है रोज, उसको एथलीट कहते हैं। वो एथलेटिक पर्सनालिटी, जिसकी मांसपेशियां वगैरह ठीक होती है, पर्सनालिटी भी मजबूत होती है, यानी पतला दुबला नहीं है, इसमें तो चमड़ी है, केवल हड्डियों के ऊपर चिपकाई हुई है, और इसमें मसल्स हैं, तो इसको कहते हैं मस्कुलर बॉडी, एथलेटिक बॉडी। तो ये इनका शरीर कैसा होता है, दुबला नहीं होता, शरीर होता है मांसल, जिसमें मांसपेशियां आपको साफ दिखाई देती है, ये रही मांसपेशियां। इनका स्वभाव कैसा होता है, इनका स्वभाव संतुलित होता है, बात बात पे नहीं चिढ़ते हैं, बहुत सुनते हैं बात को। गुस्सा आएगा तो फिर खतरनाक वाला आएगा जिस दिन आएगा, लेकिन नॉर्मली गुस्सा वस्सा नहीं करते हैं, ठंडे दिमाग से काम चल जाता है। इनमें ऊर्जा कितनी होती है, इनमें खूब सारी ऊर्जा होती है। ऊर्जावान तो होते ही है, एथलेटिक होता है, ऊर्जावान होते हैं, ऊर्जा होती है। और फिर इनकी सामाजिकता बैलेंस होते हैं, ना तो बहुत ज्यादा दोस्ती करने में विश्वास करते हैं, ना बात बात पे किसी से तोड़ते हैं। तो हर चीज में इनका संतुलन दिखाई देगा, बॉडी में संतुलन दिखाई देगा, इनके स्वभाव में संतुलन दिखाई देगा, सामाजिकता में संतुलन दिखाई देगा, इनकी ऊर्जा में ऊर्जा तो खूब होती है इनके पास। तो ये दूसरी प्रकार के लोग होते हैं, उनको कहते हैं एथलेटिक। ये वर्गीकरण पढ़ रहे हैं अपन क्रेस्मर का। एग्जाम में बहुत सिंपल तरीके से पूछते हैं, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं क्रेस्मर का। तीसरी पर्सनालिटी होती है पिकनिक प्रकार की। पिकनिक प्रकार को अपन कह सकते हैं, शरीर इनका नाटा होता है, थोड़े साइज में छोटे होते हैं, नाटे होते हैं। जैसे मैं यहां बनाऊं तो जो एस्थेनिक वाला, आगे एक और ऐसा वर्गीकरण और आएगा, एस्थेनिक वाला को मैं बनाऊंगा तो समझ लो मैंने ये बना दिया, और ये एथलेटिक वाला बनाऊंगा तो थोड़ा ऐसे, और ये थोड़ा सा छोटे नाटे प्रकार के होते हैं, लेकिन गोल गोल होते हैं। कई जगह हमारा जो हिंदी अनुवाद है उसको उन्होंने ऐसा भी कहा कि ये लोग, तो ये छोटे होते हैं साइज में छोटे होते हैं, थोड़े से गोल होते हैं, और थोड़े से मांस ऐसे फैट वाले होते हैं, इनके अंदर फैट खूब होती है। ये जो इस तरह की पर्सनैलिटीज होती है, इनको मांसल की बजाय इनको कह सकता हूं नाटे। इनका स्वभाव कैसा होता है, अब आप समझ जाओगे। जो छोटे हैं, थोड़े से गोलाकार हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, मस्त होता है, कोई टेंशन नहीं, हर बात में कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं यार। वो स्वभाव से थोड़े से मस्त किस्म के होते हैं, परवाह नहीं करते, बात बात पे हंसते रहते हैं, आनंदित हो जाते हैं। कोई चुटकुला ऐसा हो जिस पे हंसने की जरूरत नहीं है, उस पर भी 4 बार हंस लेते हैं, और कूद कूद के हंसते हैं। ये स्वभाव के होते हैं। ऊर्जा उनमें ज्यादा नहीं होती है। उनको आपको पानी लेगा, पानी तो मैं नहीं लो यार, बैठो मैं तो, हंसेंगे, मस्त हैं, खाएंगे, इस तरह की एक पर्सनालिटी होती है। सामाजिकता भरी पड़ी है, अरे आओ आओ बैठो यार, अरे बैठ कर जाओ यार, बात करा, बैठ यार, आ यार बैठ यार, बात करा यार, कहाँ जा रहा है यार, कहीं ऐसा नहीं हो मेरे इसमें कोई पर्सनालिटी आ गई हो। तो इस तरह की वो भी होते हैं। ये 3 तरह की पर्सनालिटी है, एस्थेनिक, एथलेटिक और पिकनिक। ये क्लासिफिकेशन किसने बताया है, क्रेस्मर ने। क्रेस्मर का क्लासिफिकेशन, क्रेस्मर जर्मनी के थे। और ये सारे जो काम हो रहे हैं ना इस क्षेत्र में, साइकोलॉजी के क्षेत्र में, ये लगभग 1850 के बाद से हो रहे हैं।
1850 से लेके और आप 1950 तक का पीरियड देखिए, 100 साल का जो पीरियड है ये साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस समय में बहुत कोशिश की जा रही है आदमी को समझने की, यार आदमी क्या है, उसका व्यवहार कैसे होता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसे होती है, उसकी बुद्धि कैसे काम करती है। इस पर खूब सारा काम हुआ है। कहाँ हुआ है? यूरोप में और अमेरिका में। उनके बीच में खूब कंपटीशन चला। उन्होंने कहा ये चीज़ हम ढूंढेंगे, उन्होंने कहा ये चीज़ हम ढूंढेंगे। भारत में मस्त रहो, हम तो उसमें थे, अंग्रेजों के अंडर में थे उस समय। ये समय जो है ना, ये इस समय हम पूरा समय हमने अंग्रेजों के अंडर में गुजारा। 1850 से 1950 एग्जैक्टली हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो एक तो हो गया क्लासिफिकेशन क्रेस्मर का। इसी तरह का एक दूसरा क्लासिफिकेशन है, वो है सेल्डन का। सेल्डन जो है वो विलियम सेल्डन यूएसए के हैं, अमेरिका के हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन सेल्डन का, यूएसए के हैं। इन्होंने भी पूरी दुनिया की जो पर्सनालिटीज हैं, व्यक्तित्व, उनको 3 भागों में बांटा। इन्होंने नाम अलग दिया उसको, उन्होंने उनका जो नाम है वो अलग दिया। है तो चीजें वैसी की वैसी। इन्होंने कहा एक तो होते हैं एक्टोमॉर्फिक, ये क्या अंग्रेजी में तो सब समझ में आ जाते हैं। मॉर्फिक मतलब शरीर के हिसाब से, एक्टो यानी जिसके अंदर बिल्कुल चमड़ी चमड़ी है, एक्टोमॉर्फिक। उसमें जो आया था एस्थेनिक, मैंने उसी हिसाब से लिखा। दूसरा इन्होंने लिखा मीजोमॉर्फिक। मीजो का मतलब मसल होता है। अब आप समझ गए होंगे, उसमें जो एथलेटिक आया था, उसमें जो एथलेटिक शब्द आया था उसका मतलब है मीजोमॉर्फिक। लगभग वहीं पहुंचेंगे हम लोग। और तीसरा एंडोमॉर्फिक, जिनमें फैट ज्यादा होती है, एंडोमॉर्फिक। इन्होंने 3 तरह की पर्सनालिटीज बताई है अपने क्लासिफिकेशन में। 3 तरह की पर्सनालिटीज बताई है। एक्टोमॉर्फिक, मिजोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक। क्लासिफिकेशन किसका है? सेल्डन का। जो एक्टोमॉर्फिक है समझ लो इसमें केवल चमड़ी है, मीजोमॉर्फिक है जिसमें मसल है, और तीसरा एंडोमॉर्फिक जिसमें फैट है। वही बातें हैं। ऐसा अगर आप कहो तो इनको कह देंगे लंबे वाले, इनको कहोगे तो कहोगे आयताकार, थोड़े से मसल ऐसी चौड़ी, और इनको कहोगे तो आप कहोगे गोल वाले, गोल गोल। वो की वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उनमें थी, जो बातें उनमें थी वैसी बातें इनके अंदर है। ये भी इमोशनली अस्थिर होते हैं, बात बात पे उखड़ जाते हैं, भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। ये भावनात्मक रूप से संतुलित होते हैं, एथलेटिक संतुलित होते हैं, और ये भावनात्मक रूप से बिल्कुल मस्त होते हैं, हंसते रहते हैं। आपके एग्जाम्स में जो साइकोलॉजी के एग्जाम्स होते हैं उनमें इस पे 2 चीजें पूछी जा सकती है कि एक तो ये पूछा जा सकता है एक्टोमॉर्फिक, मिजोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, ये जो वर्गीकरण है ये किसने दिया था? विलियम सेल्डन ने। और विलियम सेल्डन का समय आपसे कभी भी नहीं पूछेंगे। ये कभी पूछ सकते हैं उनका संबंध कहां से था, तो उनका संबंध यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से था। या फिर वो क्लासिफिकेशन में ये दे सकते हैं कि एक्टोमॉर्फिक जो पर्सनैलिटी होती है वो कैसी होती है, उसमें क्या गुण होते हैं। तो मूल रूप से आप ध्यान रखिएगा उन गुणों में। एक तो ये बहुत दुबले होते हैं, ऐसे लंबे दुबले होते हैं दिखने में। दूसरा मेंटली थोड़ा सा अस्थिर होते हैं, बात बात पे उखड़ जाते हैं, इमोशनली अस्थिर होते हैं, सामाजिक कम होते हैं। वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पहले वाले वर्गीकरण में बताई वैसी की वैसी क्लासिफिकेशन, वो के वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो के वो गुण इस पर्सनालिटी में भी होते हैं। 2 वर्गीकरण मैंने आपको बताया, एक क्रेस्मर का और दूसरा सेल्डन का। ये किसके आधार पर बताया? शरीर की रचना के आधार पर। इसलिए इन सिद्धांतों को क्या बोलते हैं? शरीर रचना के सिद्धांत, कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरीज, शरीर रचना के सिद्धांत। 2 सिद्धांत हो गए। तीसरा सिद्धांत इसी प्रकारात्मक में, अभी हम प्रकार में बांट रहे हैं सबको, पर्सनालिटी को बांट रहे हैं प्रकार में, ये प्रकार वो प्रकार। तीसरा जो है वो है सामाजिक संबंधों के आधार पर, सामाजिक उसकी अंत्यक्रिया कैसी रहती है उसके आधार पर। कोई व्यक्ति कितना सामाजिक है या नहीं है, मूल रूप से उसके आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो 2 तरह से वर्गीकरण करते हैं, और ये वर्गीकरण है कार्ल युंग का। लैंग्वेज का पूरा नाम तो कार्ल गुस्ताव युंग है। लिखने को इसको लिखेंगे ऐसे, तो ये जुंग नहीं है, ये युंग है। ये जो है ये इसको बोलेंगे युंग, लिखा हुआ तो यूं है
और इसको बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे यूंग, यूंग। अब ये स्विट्जरलैंड के हैं, वहाँ की भाषा में इन शब्दों को ऐसे ही बोला जाता है। कार्ल गुस्ताव यूंग, इन्होंने, ये सिगमंड फ्राइड के साथ रहते थे, सिगमंड फ्राइड की छाया थी इनके ऊपर पूरी। तो इन्होंने दो तरह से व्यक्तित्व को बांटा है। पूरी दुनिया के जो व्यक्ति है, इन्होंने कहा दो ही प्रकार के होते हैं। यूंग ने बांटा दो प्रकार से। उन्होंने कहा एक तो अंतर्मुखी होते हैं और एक बहिर्मुखी होते हैं। और दूसरे होते हैं बहिर्मुखी। पूरी दुनिया में जो व्यक्तित्व है, उन्होंने कहा इंट्रोवर्ट और एक्सट्रावर्ट। सारे व्यक्तित्व दो तरह के होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। सामाजिक अंत्यक्रिया इसका मूल कारण है बांटने का। उन्होंने कहा जो अंतर्मुखी होते हैं अपने हाल में मस्त रहते हैं, बहिर्मुखी होते हैं जो दूसरों के हाल में मस्त रहते हैं। अंतर्मुखी जो है वो मस्त रहता है। अब आप इसको यूं समझ जाइए, आप आसपास में आपके परिवार के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ऐसे। परिवार में अगर 4-5 लोग हैं तो आप परिवार में अंदाज लगा सकते हैं कि इस परिवार में अंतर्मुखी कौन है, बहिर्मुखी कौन है। जो अंतर्मुखी होते हैं वो अपने हाल में रहते हैं, 4 बार बतलाओ तो 1 बार जवाब दे, इतना सही। बहिर्मुखी को 1 बार बोलेगा तो 4 बार जवाब देगा, उसको बंद करना पड़ेगा, रुक जा भाई। बहिर्मुखी बाहर, अपने से बाहर की तरफ झांक रहे हैं, अंतर्मुखी अपने अंदर झांक रहे हैं। तो इनका जो चिंतन होता है अलग तरह का होता है। चिंतन करने वाले लोग होते हैं, अपना अंदर अंदर चिंतन करते रहते हैं। और ये चिंतन की बजाय ज़्यादा बातें करते हैं, चिंतन का टाइम ही नहीं है तो फायरिंग करते हैं दिन भर। ये ज़्यादा सोशल है, हर आदमी से बात करने की कोशिश करता है। अंतर्मुखी बच्चा घर में अपने जैसे 4 बच्चे होंगे, 3 तो नमस्ते करेंगे, नमस्ते अंकल आइए। अंतर्मुखी बैठा रहेगा अंदर से, और क्या हाल है, ठीक हूँ। अब आप समझ गए, हमारे समाज में इन्होंने कहा 2 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। उन्होंने ऐसा बांटा। ज़्यादा कौन से होंगे आप अंदाज लगा सकते हैं। अपने अपने घर में अगर ढूंढेंगे तो आपको 2 तरह के व्यक्तित्व मिलेंगे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ठीक है, तो ये हम क्यों जानना चाहते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। हम इसलिए पढ़ना चाहते हैं इसमें ताकि हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में समझ सकें, उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकें और उसके साथ एडजस्ट हो सकें। अगर हमको हमारे आसपास के लोगों के व्यवहार के बारे में कुछ अनुमान होंगे ठीक से, उनको हम समझ जाएंगे, हम हमारे व्यवहार को उनके अनुसार ढाल लेंगे, तो हमारी गाड़ी ठीक से चल जाएगी। और अगर हम ये चीज़ें हम नहीं समझेंगे, ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए अनिवार्य है। मैं जैसा बार बार आपको कहता रहता हूँ कि ये तो भारत के सभी नागरिकों को आनी चाहिए, सभी नागरिकों को आना चाहिए। अगर आपको अपना परिवार ठीक चलाना है, अगर आपको अपने बच्चों को ठीक से संभालना है, तो आपको मनोविज्ञान की कुछ बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए। अब कोई अंतर्मुखी है, आप जबरदस्ती उसको बहिर्मुखी बनाने की कोशिश करेंगे तो होगा नहीं वो, और कोई बहिर्मुखी है उसको अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करेंगे तो होगा नहीं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लासिफिकेशन किसने दिया है, कार्ल यूंग ने। लेकिन बाद में जो लोगों ने विश्लेषण किया तो उन्होंने कहा नहीं, ये कार्ल यूंग वाली जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण, वो सही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं है, ओवरलैप होता रहता है। एक व्यक्ति किसी स्थिति में अंतर्मुखी है, किसी स्थिति में बहिर्मुखी हो जाता है, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग चलती रहती है। और उन्होंने कहा कि अधिकतर लोग उभयमुखी होते हैं, इंग्लिश में अगर कहें तो एम्बीवर्ट होते हैं। ऐसा बाद में कहा उन्होंने तो दो के बारे में बताया, लेकिन बाद में लोगों ने कहा यूंग साहब ने बात तो ठीक कही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एकदम आप लाइन नहीं खींच सकते कि ये तो अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है। एक आदमी जिसको हम बहुत अंतर्मुखी समझ रहे थे, वो किसी स्थिति में बहिर्मुखी भी हो सकता है। अपन कहते हैं यार वो आदमी तो बोले कौन कभी, आज तो क्यों बोल रही है, उस स्थिति में वो बहिर्मुखी हो सकता है। कोई बहिर्मुखी है, किसी घटना के कारण से अंतर्मुखी भी हो सकता है, यार आज इन हीरो कहीं बोल ही नहीं रही हो, ऐसा भी होता है कई बार। तो थोड़े थोड़े गुण दोनों में होते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है कार्ल यूंग का। ये हम पढ़ रहे हैं सिद्धांत जो पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को प्रकारों में बांटती है, टाइप्स में बांटती है। इनको टाइप थ्योरी बोलते हैं, प्रकारात्मक सिद्धांत बोलते हैं। 2 मित्र और हुए जिनका नाम है फ्राइडमैन रोजमैन। वो तो फ्राइड थे, इनका नाम है फ्राइडमैन रोजमैन। इन्होंने भी कोशिश की कि दुनिया के व्यक्तित्व हैं उनको बांटने की, बांटें, उनको समझें कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में।
उन्होंने दो प्रकार से बांटा। इन्होंने कहा दो पर्सनैलिटीज होती हैं, एक तो ए टाइप होती है और एक बी टाइप होती है। उनका पूरी दुनिया में व्यक्तित्व दो प्रकार के होते हैं, ए प्रकार के और बी प्रकार के। इन्होंने लिया यह कि कोई आदमी कितना दबाव सहन कर सकता है और कितना तनाव सहन कर सकता है, या कितने दबाव में रहता है और कितने तनाव में, कितने स्ट्रेस और कितने स्ट्रेन उसमें रहता है, उसके अनुसार हम उसके बारे में मालूम कर सकते हैं। और ये ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए थे कि हार्ट फेल होने के चांस किस में ज़्यादा होते हैं। इनको ज़्यादा इंटरेस्ट था कि समाज में हार्ट का बचीड़ बोलने का चांस किसका ज़्यादा रहता है, तो वो कौन कौन सी व्यक्तित्व होते हैं। इनकी चिंता यह थी, तो इन्होंने कहा जो ए टाइप के लोग होते हैं उनके स्वभाव में क्या क्या चीजें होती हैं। इनकी चिंता यह थी कि अगर इस तरह की चीजें उनको ठीक कर लेनी चाहिए, क्योंकि उससे उनमें हृदय के रोग होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। इनकी चिंता यह थी। ये जितनी भी हम पढ़ रहे हैं ये इतनी सी कहानी नहीं है, इसके पीछे खूब खूब कहानियां छुपी हुई हैं। ये व्यक्तित्व का क्यों पढ़ रहे थे, उनका क्या इंटरेस्ट था, सबके अपने अपने इंटरेस्ट थे। हमारे यहाँ रीट में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में जो चीज़ें काम आती है वो बहुत सतही चीज़ें काम आती है। मैं जनरल नॉलेज जिसको बोलता हूँ वो काम आती है, लेकिन इसके पीछे लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं कि इन्होंने ऐसे ए टाइप और बी टाइप किसके लिए बांटा। इनका इंटरेस्ट थोड़ा मेडिकल में था कि कौन लोगों में कौन सी पर्सनैलिटीज होती हैं जिनमें हार्ट फेल होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो जिन जिनके हार्ट फेल हुए उनकी पर्सनैलिटी को स्टडी किया, कई बरस लगे इन चीज़ों में। ये अचानक से नहीं आ गई, उनको आज आइडिया आया, कल लिख दिया उन्होंने ए टाइप और बी टाइप। खूब स्टडी की यूनिवर्सिटीज़ में किन किन को हार्ट अटैक हुआ तो क्यों हुआ। उनका इस टाइप के जो लोग होते हैं ए टाइप के, ये कैसे होते हैं, व्यवहार में अस्थिर होते हैं। इनका व्यवहार जो है स्थिर नहीं होता है, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी ऊंचा कभी नीचा रहता है। फिर इनको गलतफहमी होती है कि धरती हमारे कारण ही घूम रही है, हम रुके नहीं और धरती रुकी नहीं। तो ये बहुत ज्यादा तनाव लेके रहते हैं, तनाव में रहते हैं। फिर ये बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। इन संतुष्टि का भाव ही नहीं आता है इनके अंदर। इनको लगता है मैं ये कर लूँ, फिर ये कर लूँ, फिर ये मकान, और फिर 4 मकान, फिर 5 मकान। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, अस्थिर रहते हैं, तनाव में होते हैं, महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे इन्होंने इनके गुणों का एक वर्णन किया। फिर समय के बड़े पाबंद होते हैं, बार बार घड़ी देखते हैं, बार बार घड़ी देखते हैं, बार बार घड़ी देखते हैं। समय के बड़े पाबंद होते हैं, समय जा रहा है, समय जा रहा है, समय निकला जा रहा है। इस प्रकार की जो पर्सनैलिटीज होती हैं उनको कहते हैं ए टाइप की पर्सनैलिटी। प्रसंग आ गया इसलिए मैं आपको बता देता हूं, ऐसी पर्सनैलिटीज वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा है, वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा है। और इसके कारण से हार्ट अटैक से मौतें होने का जो परसेंटेज है वो वहां पर बहुत ज्यादा है। और अभी जो कोरोना में ये बचापच ज्यादा बोली है, इसका कारण ये है कि वहाँ के जो व्यक्तित्व हैं वो इस प्रकार के हैं। वैसे ही वो बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, उसके कारण वहाँ की डेथ रेट, मरने की दर इतनी सुविधाएं होने के बाद भी ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि वो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, ये करना वो करना। अभी भी आप देखो, हम लोगों का यहाँ लॉकडाउन हो गया है, हम मस्त हैं, आराम से गप्पे मार रहे हैं, चुटकुले कर रहे हैं, मस्ती नहीं ले रहे। और वहाँ क्या हाल है, वहाँ इतनी मौतें हो गई हैं, उसके बाद भी लोग अब सड़कों पे आने लग गए हैं कि मरे तो मरे, जल्दी खोलो, लॉकडाउन खोलो। आप 2-4 दिन के बाद देखना इतनी खबरें आ रही है अमेरिका से, स्पेन से, इटली से कि भाई अब लॉकडाउन को खोलो, हमको कमाना पैसा, हम बर्बाद हो रहे हैं। उनका पूरा ध्यान इस पर रहता है। इतने महत्वाकांक्षी लोग हैं, वो कह रहे हैं ठीक है मर गए जो मर गए, इसको रो मत। हमारे यहाँ जैसे रो रहे हैं ना, अरे साहब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डरा रहे हैं। उनकी दुनिया अलग तरह की है। लेकिन जो बी टाइप की पर्सनैलिटीज हैं ये इनसे अलग है। ये मानसिक रूप से स्थिर होते हैं, जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, इतना ही गणो, बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। समय में इनको ज़्यादा टेंशन नहीं, आराम। अपन भी कहाँ जाते हैं, मीटिंग कहीं पे 11 बजे तो अपन 11:30-12 चले जाते हैं, नेताजी 1 बजे भी आते हैं, चलता अपने यहाँ। तो ये बी टाइप की पर्सनैलिटीज जो होती हैं वो इस प्रकार की होती हैं। उनके अंदर हार्ट अटैक होने के चांसेस कम होते हैं, महत्वाकांक्षाएं कम होती है, इतना ही गणो बहुत है। तो ये तो मैंने वर्गीकरण बताया वेस्ट और ईस्ट का, लेकिन हमारे समाज में भी इस प्रकार से 2 तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं, ए टाइप और बी टाइप। ये वर्गीकरण दिया था फ्राइडमैन और रोजमैन ने।
ये जो मैंने बताया ये सारे के सारे सिद्धांत हैं प्रकारात्मक सिद्धांत, यानी प्रकारों के, पर्सनालिटीज को, व्यक्तित्व को अलग अलग प्रकार में कैसे बांट सकते हैं। फिर एक सिद्धांत है गुणात्मक सिद्धांत, ट्रेट थ्योरी। इन्होंने व्यक्तित्व को कहा कि व्यक्तित्व कुछ नहीं है, गुणों का समूह है, शील गुण जिसे कहा गया, करेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, शील गुण, ट्रेट, ये अलग अलग शब्द इसके लिए यूज हुए हैं। इन्होंने कहा हमारा जो व्यक्तित्व है और कुछ नहीं है, इसमें खूब सारे गुण हैं, ये गुणों से बना हुआ है। तो इन्होंने व्यक्तित्व को ऐसे देखा, इन्होंने अलग अलग बांट के नहीं देखा, इन्होंने कहा एक ही व्यक्ति में अलग अलग तरह के गुण हैं। इन्होंने कहा गुणों का समुच्चय है, और सबसे पहला यह सिद्धांत दिया था अल्पोर्ट ने। उन्होंने कहा ये जो हमारा व्यक्तित्व है एक्चुअल में गुणों का संग्रह, हमारे अंदर कितने गुण हैं। अब ये पूरी जनसंख्या को नहीं बांट रहे हैं, ये हर व्यक्ति को विशिष्ट रूप से देख रहे हैं। हर व्यक्ति है, उसमें खूब सारे गुण हैं। कितने गुण हो सकते हैं, इन्होंने पूरी डिक्शनरी खंगाल दी, पूरी डिक्शनरी खंगाल दी, और 17,000 से ऊपर गुणों की इन्होंने खोज कर ली। डिक्शनरी में इतने शब्द निकल गए अपने आप ही। राजस्थानी शब्दकोश में कितने शब्द हैं, खूब सारे। एक ही हम कहते हैं ना, अलग अलग तरह से व्यक्ति का विश्लेषण अपन करते हैं ना कि ऐसा ऐसा आदमी है, ऐसे इन्होंने डिक्शनरी ढूंढी तो उसमें 17,000 शब्दों का इनको संग्रह मिला। एग्जैक्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं, 17,953 है, तो कभी एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं कि 17,953 थे, 954 थे। अंदाज हो आपको 17-18,000 की मामला हो रहा है। इन्होंने कहा कि इतने गुण हैं। उन गुणों में भी इन्होंने क्लासिफिकेशन किया कि कुछ गुण जो हमारे होते हैं, हमारे जो कुछ गुण हैं उनको हम कहते हैं प्रधान गुण, जो हमारा मेन एक गुण होता है, प्रधान गुण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कार्डिनल ट्रेट। किसी भी व्यक्ति का एक प्रधान गुण जरूर होता है जिससे उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बारे में उसे एक शब्द से काम चल जाता है कि उस आदमी में यार वो गुण है, वो आदमी यार दानवीर है, एक गुण। हम कह सकते हैं कि वो आदमी अहंकारी है, हम कह सकते हैं यार वो आदमी झूठ नहीं बोलता है। एक खास बात उस आदमी के बारे में हम कह सकते हैं, और या फिर वो ना भी हो। तो ये जो प्रधान गुण है वो तो इसकी संख्या एक ही होती है, उससे हम उसको पहचान सकते हैं। सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स है उस आदमी, यार वो आदमी झूठ बहुत बोले यार, उससे पहचानते हैं अपन और महा झूठो आदमी, या वो बहुत अहंकारी है। अरे यार अपन नाम लेते हैं फलान राम वो बहुत अहंकारी है यार, वो उसका कौन सा गुण है, वो प्रधान गुण। या वो आदमी यार बहुत खातिरदारी करे, मेहमान नवाजी बहुत करता है यार, कोई भी चला जाए चाय पियो खाना खाओ, उस गुण से अपन उसको पहचानते हैं। वो गुण है प्रधान गुण। एल्पोर्ट ने कहा था एक तो वो होता है। फिर उन्होंने कहा कि कुछ केंद्रीय गुण होते हैं व्यक्तित्व में, उनको बोलते हैं सेंट्रल ट्रेट्स। उनका ये 8-10 होते हैं, 8-10 गुण होते हैं ऐसे, और वो भी उसको व्यक्तित्व को डिफाइन करते हैं। जैसे हो ना दानवीर तो है, उसके साथ साथ उसमें और भी गुण है, थोड़ा शर्मीले स्वभाव का है, ये हो गया केंद्रीय गुण। और उसमें क्या गुण है कि वो मेहमान नवाजी कर लेता है, सामाजिक अच्छा है, ये एक और गुण हो गया। ऐसे गुण ये 8-10 होते हैं, उनको बोलते हैं केंद्रीय गुण। और फिर खूब सारे गुण होते हैं, वो गौण गुण होते हैं, जो किसी विशेष परिस्थिति में ही प्रकट होते हैं, वरना पर्सनालिटी में दबे हुए रहते हैं। किसी विशेष स्थिति में वो गुण बाहर निकल के आता है। हम कहते हैं यार इससे तो हमारी ये तो अपेक्षा थी नहीं, ये कहां से इसके अंदर बात आ गई। तो अल्पोर्ट साहब ने इन गुणों को बांटा 3 तरह से, प्रधान गुण, केंद्रीय गुण और गौण गुण या सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, शील गुण, ट्रेट। ये इन्होंने पर्सनालिटी को इस प्रकार से डिफाइन किया है कि अगर हमको इन चीजों का पता लग जाए तो किसी व्यक्तित्व के बारे में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। अहंकारी आदमी तो अपन कहते हैं उसको छेड़ना मत, उसका अहंकार टच होता है। अगर आपको उसके बारे में मालूम है तो उससे आप ठीक ढंग से डील कर सकते हो। ये पर्सनालिटी का चैप्टर का मतलब आप किसी भी व्यक्ति से कैसे डील करें, या फिर आपको कहीं अपने पास में रखना। कल को कोई आदमी इंटरव्यू वगैरह लेते हैं हम लोग, हमारी स्कूल में रखना है, हमारे हॉस्पिटल में रखना है, हमारी फैक्ट्री में रखना है, हमारे खेत में काम करने के लिए ले जाना, कहीं भी ले जाना है। तो अगर आप इन चीज़ों को जानते हैं तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि यार ये गुण तो हमारे को परेशान करेगा, ये नहीं चाहिए। ये अल्पोर्ट का सिद्धांत है। अल्पोर्ट वाले सिद्धांत को ही केटल साहब ने थोड़ा आगे बढ़ाया। अगला सिद्धांत है केटल साहब का, आरबी केटल। उन्होंने क्या किया, अल्पोर्ट साहब वाली जितनी कहानी थी
17,953 की, उसमें से उन्होंने धीरे धीरे कॉमन छांट लिए। ये वर्ड तो एक जैसा ही है, 171 पे आ गए, कॉमन छांट लिए। और 171 में से भी इन्होंने कुछ गुणों को और निकाल लिया और 16 पर आ गए और उन 16 गुणों की टेबल बना दी। 16 तो ये गुण और ये इसका विपक्षी गुण। जैसे इधर आ गया डरपोक और उधर आ गया निडर, ये प्राय क्या कहते हैं इसको, विलोम शब्द जैसा। ऐसे इन्होंने 16 गुणों का एक सूची बना ली और कहा कि किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। केटल साहब का ज्यादा जोर इस बात पर था कि यार नापचोक करो, आप ऐसे ख्याली बातें करोगे व्यक्तित्व के बारे में ठीक नहीं है, उसका कुछ नापचोक होना चाहिए जिससे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं पक्की वाली। 3 लोगों ने फिर वो परिसूचियां बनाई जो अपन व्यक्तित्व के विश्लेषण में पढ़ेंगे कि उसका आकलन कैसे करते हैं, वो चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ट्रेट थ्योरी में पहली ट्रेट थ्योरी या शील गुण की थ्योरी में पहली एल्पोर्ट साहब की, दूसरी केटल साहब की, और तीसरी आइसेंक। इन्हीं के साथ एक आगे जाके जो काम करते हैं उनका नाम है आइसेंक। आइसेंक क्या करते हैं, दोनों को मिला देते हैं, टाइप वाली थ्योरी को और ट्रेट वाली थ्योरी को, दोनों को मिला के इनको ग्रुप्स में बांट देते हैं। थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं इसको, लेकिन है बहुत प्यारा उनका विश्लेषण आइसेंक का। तो गुणात्मक थ्योरी देने वाले 3 लोग हो गए, अल्पोर्ट, केटल और आइसेंक। ये तो हो गई हमारी ट्रेट थ्योरी। ये व्यक्तित्व के अलग अलग सिद्धांत हैं जो व्यक्तित्व को समझाते हैं। मैं आपको ये बता दूं, मेरी क्लासेज हैं वो मस्ती के लिए हैं। अब इनको आप प्रॉपर वो क्लासेस नहीं समझे, मैं केवल एक्सप्लेन करता हूं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपके सामने आता हूं। बाकी यूट्यूब पे खूब सारे एक से एक विद्वान उन लोगों ने पूरी क्लासेज ले रखी है, आप उनको समझा करो, उनको पढ़ा करो। एक से एक राजस्थान के और बाहर के लोगों ने अपने वीडियोस बना रखे, उन लोगों को पढ़ा करो। सारे बढ़िया, सब लोगों ने खूब मेहनत की है। मैं तो मस्ती के लिए आता हूं आपके बीच में, ताकि मुझे जो भी समझ है वो आपके साथ शेयर कर लूं, इसलिए मेरी तुलना उलना किसी से करना मत। अगला सिद्धांत है फ्राइड का सिद्धांत। इसको कहते हैं मनोविश्लेषण का सिद्धांत। मन का विश्लेषण, साइको एनालिसिस। फ्राइड साहब ने क्या किया था, इन्होंने, सिगमंड फ्राइड नाम है इनका, ऑस्ट्रिया के थे। और साइकोलॉजी में अगर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई साइकोलॉजिस्ट है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा गया, जिनकी थ्योरीज पे खूब सारे भाषण हुए, विवाद भी जिनकी बातों को लेकर विवाद सबसे ज़्यादा हुआ, वो सिगमंड फ्राइड है। हमारे यहाँ ओशो ने इनके बारे में खूब सारी बातें कही है। ओशो के मनपसंद ये साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे। फ्राइड क्या कहते हैं, इन्होंने क्या किया, साइकोलॉजी में फिजिक्स घुसा दी। इन्होंने क्या किया, मनोविज्ञान को भौतिक विज्ञान से जोड़ दिया। मैं आपको बहुत बेसिक चीजें समझा रहा हूं, अगर ये चीजें आपको आ जाती हैं तो इस विषय पे पकड़ हो जाएगी आपकी। और फिर जो कठिन चीजें हैं उनको आप समझोगे यार ये क्या, कुछ नहीं है, हमको ऐसी कठिन लग रही थी। मेरा प्रयास यही रहता है। ये जो मनोविज्ञान है इसमें भौतिक विज्ञान घुसा दिया और एक नया शब्द लेकर आया, साइकोडायनेमिक्स। जैसे फिजिक्स में होता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि हम जो ऊर्जा है या ऊष्मा है, ऊष्मा को हम गतिज ऊर्जा में बदल सकते हैं। ऊष्मा को गतिज ऊर्जा में बदल सकते हैं, भाप को गतिज ऊर्जा में बदल सकते हैं, लगा के उसके अंदर ऊर्जा का रूप परिवर्तन कर देते हैं। ऊर्जा वाला चैप्टर आता है ना जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, बिजली जहां पे बनती है, ये भाप वाले पहले इंजन चलते थे, भाप के कारण से धक्का लगता था और वो गतिज ऊर्जा में बदल जाता था, वो उसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, प्रेशर कुकर वाले एरिया ना चैप्टर सारे, जहां दबाव पड़ता है उसके कारण से कोई चीज घूमने लगती है ऊष्मा से, हीट से। ऐसे इन्होंने कहा कि जो हमारे अंदर ऊर्जा है, हमारी जो मानसिक ऊर्जा है, वो ऊर्जा भी अलग तरह से रूपांतरित हो जाती है हमारे व्यवहार में। हमारे अंदर जो मानसिक ऊर्जा है वो हमारे व्यवहार में बदल जाती है, यानी पीछे से धक्का लगता है अंदर से,
तो इन्होंने इस बात को कहा साइकोडायनेमिक्स, और उनका जो सिद्धांत है उसको कहते हैं मनोविश्लेषण। मन का विश्लेषण हमने हिंदी अनुवाद कर रखा है, तो ये एनालिसिस करते हैं कि आपके मन के भीतर क्या चल रहा है और उससे आप व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है, ये आप समझ सकते हैं। फ्राइड कहते हैं, उसको मैं और लूज कर देता हूं बात को। फ्राइड कहते हैं कि हमारा जो भी ये व्यक्तित्व है, हमारा जो भी व्यक्तित्व है, इस व्यक्तित्व में 3 घटक हैं। सबसे अंदर जो घटक है ये वाला, इसको हम कहते हैं इदम। इसके बाहर वाला जो घटक है इसको हम कहते हैं अहम। इसके बाहर वाला घटक है इसको हम कहते हैं परम अहम। उनकी भाषा तो अलग थी, उन्होंने कहा इड, ईगो और सुपर ईगो। और अगर हिंदी में मैं लिखूं तो अंदर वाले को आप बोलेंगे इदम। ये हमने हमारे जुगाड़ से वो बना रखे अनुवाद है ना, अहम और परम अहम, क्योंकि वो शब्दों का एग्जैक्ट अनुवाद तो हो नहीं पाएगा। मैं बीच बीच में इसलिए देखने जाता हूं, मैं जो लिखा वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो व्यक्तित्व है उसके अंदर 3 भाग होते हैं। जो भी हम हैं, जैसे मैं अभी हूं तो मेरे अंदर ये तीनों भाग हैं। ये जो इदम है ये हमारे अंदर का, एक तरह से मेरी भाषा में कहो तो जानवर है, अंदर का मेरा जानवर है, क्योंकि हम लोग बेसिकली तो जानवर ही हैं। और जानवर से इंसान बनने की तो सारी कवायद है हमारी जिंदगी में, और है क्या। हम पैदा हुए तो वहां जानवर के रूप में ही हुए हैं, और हमको भगवान ने बुद्धि दे दी। अब उस बुद्धि का इस्तेमाल करके हम अपने आप को कितना इंसान बना सकते हैं, यही सारा खेल है। तो हमारे अंदर का जो इड है, ये जो है, ये कहता है कि मुझे तो संतुष्टि चाहिए, और ये संतुष्टि के सिद्धांत पे, प्लेजर के सिद्धांत पे काम करता है। प्लेजर प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए, ये भी लूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, सब चाहिए। लेकिन हमारे चारों ओर एक छाया है समाज की और संस्कृति की। वो समाज और संस्कृति की छाया कहती है, वो अपना मोरल प्रिंसिपल डालती है, नैतिकता क्या कहती है। वो नैतिकता के सिद्धांत पे काम करती है कि नीति क्या कहती है। देखो, मैं इड और सुपर ईगो को बता रहा हूं पहले, फिर अपन ईगो को समझेंगे। तो इड क्या कह रहा है? इड कह रहा है कि मैं तो चाहता हूं, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। हमारे व्यक्तित्व में चीज है, चाहिए ही चाहिए। मेरा तो मन कर रहा है कि इसको मैं मार दूं, गुस्सा आ रहा है इसका सिर फोड़ दूं, मेरा अंदर का इड बोल रहा है मैं इसका सिर फोड़ दूं। मेरा मन कर रहा है कि यहां पर जो चीज पड़ी ले लूं, मैं ऐसी बिना पूछे ले लूं, लेनी मुझे चाहिए। वो हमारा इड बोल रहा है अंदर से। और हम हो जाते हैं अक्सर, जब हम भीड़ में जाते हैं तो हमारे अंदर का इड जागृत हो जाता है। अभी अपन कहते हैं ना, भीड़ ने मार दिया किसी व्यक्ति को, वो इड जानवर आ गया उसके अंदर से बाहर निकला। वो कैसे रुकेगा, ये मैं आपको समझा रहा हूं। इड क्या कहता है? मैं संतुष्ट होना चाहता हूं। और ये सुपर ईगो, हमारा जो बाहर का आवरण, ये किससे आया? समाज और संस्कृति से। समाज और संस्कृति से हमारे ऊपर एक नैतिकता का आवरण है। सपोज करिए कि आप जा रहे हैं, वहां केले पड़े हैं ठेले पे, आपका मन कर रहा है केले खाने हैं, मन तो कर रहा है केले खाने, मन यूं कर रहा है उठा लूं ना यार यहां से केला। आपकी समाज और संस्कृति की वैल्यूज वो क्या कहती है? नहीं, ऐसे उठाना ठीक नहीं होता, ये चोरी कहलाती है, गलत कहलाता है। मन तो कर रहा है उठा लें, कौन देखने वाला है। और वो क्या कह रहा है ऊपर से? हमारा समाज और संस्कृति क्या करी? ये चोरी है, ठीक नहीं है। वो नैतिकता का सिद्धांत है। तो फिर हमारा जो ईगो है, ये हमारा अहम है, ये करता है वास्तविकता के सिद्धांत पे काम, रियलिटी प्रिंसिपल पे। ये कह रहा है ऐसा है, चाहिए भी, और समाज और संस्कृति के नियमों से भी चाहिए, तो निकाल जेब में से पैसे और ले ले। समझ गए मेरी बात को? पैसे निकाल के ले ले। वास्तविकता यही है, इसमें ठीक रहेगा, तुम्हारे लिए भी ठीक रहेगा, समाज के लिए भी ठीक रहेगा, संस्कृति के लिए ठीक रहेगा। सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी ऐसे ही बनी हुई है, असल खेल यही है। कितना हम इस जानवर को दबा सकते हैं और कितना इस समाज की, संस्कृति की नैतिकता को हम उभार सकते हैं, उतने सुंदर सुंदर व्यक्तित्व हम किसी समाज में, किसी देश में रच सकते हैं।
तो अच्छे से समझाया उन्होंने। हालांकि उन्होंने कई ऐसी बातें कही जो विवादित बातें, अभी उस पर बात नहीं करेंगे, फ्राइड पे तो पूरा एक चैप्टर करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने हमारे व्यक्तित्व को इस प्रकार से समझाया है। आपके रीट के सेकंड ग्रेड के एग्जाम्स वगैरह में इतना ही पूछते हैं, ये जो इद अहम का परम अहम का जो सिद्धांत है किसने दिया है? फ्राइड ने दिया है। इदम किस सिद्धांत पर काम करता है? संतुष्टि के सिद्धांत पे। अहम किस पे काम करता है? वास्तविकता के सिद्धांत पे। और सुपर ईगो किस पे काम करता है? नैतिकता के सिद्धांत पे। इनके सिद्धांत पे काम करता है। अब सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया के थे, फिर उनकी बहुत ज्यादा डिटेल्स जो उन्होंने कही है मनोविश्लेषण के, सपनों के सिद्धांत, उनका तो पूरा मैं आपको एक दिन फ्राइड पे ही बताऊंगा उन्होंने हमारे सपनों के बारे में क्या बोला है। तो एक तो इनका ये सिद्धांत हो गया। साथ साथ में फ्राइड हमको ये भी समझाते हैं कि हमारा जो व्यक्तित्व जितना दिख रहा है उतना नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये जो आदमी आपको दिख रहा है ये उतना नहीं है, ये जो व्यक्तित्व है ये अलग अलग चेतना के स्तर पर काम करता है। तो इन्होंने चेतना की अवस्थाएं बताई। एक तो बताया हमारा अंदर से बाहर का, फिर ये चेतना का स्तर ऐसे बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि हमारी एक तो चेतन अवस्था होती है, उसके नीचे हमारी अवचेतन अवस्था होती है, एक हमारी परम चेतन अवस्था होती है। ये जैसे मैंने आपको कहा, इसको बोलते हैं सुपर कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस के अलग अलग स्टेजेस हैं, सुपर कॉन्शियसनेस। और दूसरा बोलते हैं चेतन अवस्था को बोलते हैं कॉन्शियसनेस, और अवचेतन को बोलते हैं सब कॉन्शियसनेस। अब ये कई जगह वर्ड बड़ा कंट्रोवर्शियल है, अचेतन मन बोलते हैं कई लोग। अचेतन, अचेतन शब्द मैंने कहा ना हिंदी अनुवाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे लगता है कि मुझे कई चीजों को ठीक भी करना है। अचेतन मन का क्या मतलब है? अनकॉन्शियस, जिसको होश ही नहीं है। और जो अवचेतन की बात करते हैं फ्राइड, वो सब कॉन्शियसनेस है, वो है हमारे अंदर, उसको बेहोशी की अवस्था नहीं कह सकते। तो वो कह रहे हैं हम तीन चेतनाओं के स्तर पे जीते हैं। एक तो जैसे मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, ये आपसे बात कर रहा हूं, ये मैं चेतना की अवस्था में हूं, लेकिन मैं इतना नहीं हूं। ये तो मेरी पर्सनैलिटी का 10% है जो मुझे आप देख रहे हैं। मेरे व्यक्तित्व के अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या खलबली है अंदर, उसमें से 10% आप देख रहे हैं मुझे। अभी 90% मेरे अवचेतन अवस्था में मैं रहता हूं, और वहां मैंने अपनी सारी जिंदगी की इच्छाएं, सब कुछ मैंने यहां दबा रखी है। मेरी इच्छाएं, मेरी दबी हुई योजनाएं, मेरी कुंठाएं, मेरे कटु अनुभव, मेरे अच्छे अनुभव जो भी हैं, सब मैंने यहां दबा रखे हैं, जो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता। तो हमारा जो व्यक्तित्व होता है, वो कहते हैं फ्राइड कि 10% दिखता है और 90% नहीं दिखता है। और उसको एक शब्द समझाते हैं, आइसबर्ग। जो बर्फ की चट्टान होती है समुद्र में, वो नीचे बहुत होती है, ऊपर थोड़ी सी दिखती है। ऐसी हमारा ये माइंड है, बाहर थोड़ा सा दिखता है, अंदर बहुत छुपा हुआ है। उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। और यहां कब हम जाते हैं? जब हम रात को सोते हैं। जब हम सोते हैं तो सपनों के अंदर हम इस यहाँ की यात्रा करने निकलते हैं। इसलिए अपन कहते हैं क्या क्या रात को आ गया। वो सारी वो चीजें हैं, हमारी दबी हुई इच्छाएं, हवाई जहाज में घूमने की, और भी जो जो प्यारी प्यारी इच्छाएं हैं जो हमने दबा रखी हैं, जो हमारी पूरी नहीं वहां पर अटकी हुई हैं, वो सपने में पूरी होती हैं। वो भी एक तरह का हमारा स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो हम कभी के फिनिश हो जाएं, पागल हो जाएं। तो इन्होंने यही कहा था कि ये जो सपने हैं, ये रोड टू सब कॉन्शियसनेस है। रोड, वहां तक जाने का मार्ग है सपना। और फिर उन्होंने सपनों का स्टडी किया, सपनों में क्या क्या चीज़ आती है तो उसका क्या अर्थ होता है। और फिर एक उन्होंने हिप्नोटिज्म नया शब्द लाए वो, और उससे उन्होंने इलाज करना शुरू किया। कई बीमारों का अभी भी करते हैं, साइको एनालिस्ट बोलते हैं इनको, वो इलाज करते हैं। वो क्या करते हैं, उसको हिप्नोटाइज कर देते हैं, पूरा मन मोह लेते हैं, उसका सम्मोहन कर देते हैं, और फिर उसको वहाँ ले जाते हैं बचपन की तरफ। तो बचपन में कोई ऐसा अनुभव था, हाँ था, तो उसकी उस चीज़ को बाहर निकलवा देते हैं मुंह से। ये झाड़ फूंक वाले करते हैं ना, तो वो वहाँ से बाहर निकलवा देते हैं, आदमी एकदम नॉर्मल हो जाता है। अब मुझे कोई मानसिक प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्राइड ने इसके ऊपर खूब सारा काम किया था। ये मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं कभी आपको समझाऊंगा। इन्होंने चेतना के 3 स्तर बताए फ्राइड ने। तो हमारे व्यक्तित्व को 2 तरह से बताया, अंदर से बाहर की तरफ और चेतना के अलग अलग स्तर की तरफ। ऐसा इन्होंने समझाया कि अगर हम इन चीज़ों को समझ जाएं तो भी हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को अच्छे से समझ सकते हैं। और लास्ट एक थ्योरी, हाँ, इसी के साथ साइको एनालिस्ट के साथ एक और है, मनोसामाजिक सिद्धांत। ये एरिक्सन का है। ये सामाजिकता पर ज्यादा जोर देते हैं। वो जैसे चेतना पर ज्यादा जोर दे रहे थे,
ये सामाजिकता पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और ये अलग अलग तरह से व्यक्तित्व के 8 आयाम बताते हैं। व्यक्तित्व के 8 आयाम बताते हैं। एक व्यक्तित्व में 8 आयाम होते हैं, उसमें से 3 को ज़्यादा जोर देते हैं। पहला पूर्णता का, दूसरा पर्यावरणता का, और तीसरा परिवर्तनशीलता का। बाकी 5 को ये गौण मानते हैं, 3 को इंपॉर्टेंट मानते हैं। यानी व्यक्तित्व जो भी जैसे भी काम करता है, टुकड़ों में काम नहीं करता है, पूर्णता में काम करता है। दूसरा, व्यक्तित्व जैसे भी काम करता है, अपने पर्यावरण के अनुसार काम करता है। आज तो खूब लोग टिके हुए हैं यार। कल तो भाग लिए थे काफी लोग, कल कुछ उसमें आ भी नहीं रहा था, साफ बीच में प्रॉब्लम भी आ रही थी। आज अभी 300 लोग टिके हुए हैं। वैसे भी इसमें क्या, ये लाइव में देखने में जोर आता है। बच्चे बच्चियां ये कहते हैं हमारा इतना देर तक इंटरनेट चलता नहीं है, हम लोग इसको लगातार देख नहीं पाते हैं। तो मैंने मेरे दोस्तों को बोला कि इन सब का वीडियो में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको वीडियो में कन्वर्ट कर लेंगे। और अभी तक हमारी जितनी भी क्लासेज हुई हैं उनको वो वीडियो में कन्वर्ट करके और हमारे चैनल पे डाल देंगे। और हमारा जो चैनल है वीडियो, उस पर यूट्यूब पे जो हमने जुगाड़ पद्धति से बनाया है, अल्फा कोचिंग क्लासेस, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना। वो देखने वाले अल्फा कोचिंग क्लासेस, कई कहते हैं ना भाइयों इसको सब्सक्राइब करिए, आपको मिलेगा लगातार वो ये। मेरा यूट्यूब पे कोई पैसे वैसे कमाने का इंटरेस्ट है नहीं, देख लेना आपके काम आ जाए तो हमने हमारे साथियों से बोला कि मेरा जो भी ये रिकॉर्ड है इसको रिकॉर्ड कर ले, और इसको रिकॉर्ड करके वहाँ पे वीडियो में कन्वर्ट करके और यूट्यूब पे डाल देंगे। अल्फा कोचिंग क्लासेस हमारा नाम है उसका चैनल का। अभी कुछ नहीं, 5-10 डाले होंगे, हमने उसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं। ये आपके साथ लाइव करने का अपना कारण है। बैठे हैं लॉकडाउन में, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, स्टूडेंट्स को मिस करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि चलो। और ये कई तो बड़े बड़े भारी स्टूडेंट इसमें जुड़ गए हैं, वो स्टूडेंट से भी ज़्यादा इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक से एक ज्ञानी लोग हैं इसमें जो भी लाइव देख रहे हैं, तो उनको और मज़ा आ रहा है कि यार ये गजब की चीज़ है। तो लॉकडाउन में क्या उनके अंदर छुपा हुआ स्टूडेंट भी जाग रहा कि यार हम लोग उस समय पढ़े नहीं, तो अब इन चीज़ों को समझ लेंगे। लेकिन मैं इसमें से ये 300 में से ना 40-50 ऐसे लोग इसमें देख रहे हैं जो मुझसे ज़्यादा इन चीज़ों को जानते हैं, और मेरे गुरुजी भी आज देख रहे थे उसमें। तो पूर्णता, पर्यावरणता और परिवर्तनशीलता को सामाजिक तौर पर एरिक्सन ने समझाया। आपके एग्जाम में इतना आएगा, मनोशारीरिक सामाजिक सिद्धांत किसने दिया है व्यक्तित्व का? एरिक्सन ने। उन्होंने कितने आयाम बताए? 8 आयाम। वो 5 आपके दूसरे काम के नहीं है, 3 काम के हैं, पूर्णता, पर्यावरणता और परिवर्तनशीलता। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व पूर्ण होता है, अपूर्ण घटकों में काम नहीं करता, पूरा एक साथ काम करता है। एक चीज को आप छेड़ते हो तो दूसरी भी डिस्टर्ब होती है। पर्यावरणता यानी अपने वातावरण के साथ काम करता है, उसके साथ बराबर एडजस्ट करता रहता है, और ये बदलता रहता है, समय के साथ में बदलता रहता है। समाज की जैसी जैसी आवश्यकताएं होती है वैसे इसमें बदलाव आते रहते हैं। ये उन्होंने बताया एरिक्सन। हम पढ़ रहे हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत, कुछ व्यक्तित्व को समझाने के और कुछ व्यक्तित्व के निर्माण के। हम व्यक्तित्व को समझ लें और उसके निर्माण की प्रक्रिया को समझ लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत मजेदार, वो है मानवतावादी सिद्धांत। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, मानवतावादी सिद्धांत, यह दिया था अब्राहम मैस्लो ने। ये भी अमेरिका के हैं, अब्राहम मैस्लो। मैं इनके नाम पूरे इसलिए लिख दूं ताकि एक आइडिया रहे आपको किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब्राहम मैस्लो के, इन्होंने कहा कि हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो हमारे जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार निर्मित होता है। हमारे जीवन की जो जो आवश्यकताएं बदलती रहती हैं वैसे वैसे हमारा व्यक्तित्व उसके अनुसार ढलता रहता है, ढलता रहना चाहिए, उसके अनुसार ढलता रहता है, ढलता रहना चाहिए। ये उन्होंने कहा मानव है, मानवतावादी उन्होंने कहा मानव है, हम जानवर नहीं है, हम मानव हैं, हम आवश्यकताओं के अनुसार काम करते हैं। कोई चीज काम की हुई तो ही चक्कर में पड़ा, काम की नहीं हुई तो कौन पड़ा? भाई अभी आप जैसे लाइव देख रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को लगे मेरे काम का नहीं है तो क्यों देखूं मैं,
ठीक है, कईयों को लगेगा एग्जाम में आ सकता है मेरे काम का, तो हम लोग थोड़ी हमारी आवश्यकताओं के अनुसार व्यवहार करते हैं। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत, कि जीवन में हमारी जैसे जैसे आवश्यकताएं बदलती हैं उनका एक क्रम है, और पहले वाली आवश्यकता संतुष्ट होनी जरूरी है, तब हम दूसरी आवश्यकता के चक्कर में पड़ेंगे। मान लो भूखे मर रहे हैं, रोटी नहीं खाई हुई है, तो उस समय आप कहोगे कि चलो अभी यार रामायण देखते हैं। मैंने कहा नहीं यार, भूख तो पहले चाहिए, मिटानी जरूरी है। आवश्यकता का अनुक्रम का सिद्धांत ये दिया था अब्राहम मैस्लो ने, और इस सिद्धांत को हम बोलते हैं मानवतावादी सिद्धांत। किसका? व्यक्तित्व का। इसमें इन्होंने क्या बताया, ये मैं एक दिन आपको वैसे भी ग्राफ के हिसाब से कुछ बताया था, आज फिर बता देता हूं। इन्होंने कहा हमारे जीवन की जो आवश्यकताएं हैं ये एक पिरामिड के अनुसार होती है। इन्होंने कहा हमारा आवश्यकताओं का पिरामिड है। सबसे नीचे हमारी शरीर की आवश्यकताएं होती है, फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें हमारी भूख प्यास, हमारी मूल आवश्यकताएं, बेसिक, ये तो हमको चाहिए। तो पहले हमारी ये आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए जीवन में, हम इसकी कोशिश करते हैं। फिर दूसरी हमारी आवश्यकता है सुरक्षा की। ये हमारी आवश्यकता है सुरक्षा की। तो एक तरह से कहिए कि ये दोनों हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, कि हमें कोई मारे नहीं, हमारे साथ कोई हमको कोई चोट नहीं पहुंचाए, और हमारी भूख और प्यास का इंतजाम हो जाए। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं जीवन में इसका इंतजाम हो जाए। उसके बाद हमारी आवश्यकता होती है कि लोग हमको चाहें, हमारे संबंधों की आवश्यकता। अब हमारी आवश्यकताएं होती हैं खोपड़ी की, यानी हमारी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, कि अकेले मन नहीं लग रहा है, कोई तो हो बात करने वाला, कोई तो हो रिश्ते में, कोई तो हो चाहने वाला। ये सारी जो हमारी जुड़ने की जो आवश्यकता है, इनको कहते हैं हम लोग साइकोलॉजिकल नीड्स। तो ये तो थी हमारी फिजिकल नीड्स। अब हमारी शुरू होती है साइकोलॉजिकल नीड्स। ये भी हो गया, चलो परिवार में सब हैं, राम राजी है, सारे सब लोग हो गए। तो हमारी आवश्यकताओं का अगला क्रम आता है, जिसको हम कहते हैं हमारी प्रतिष्ठा की जरूरत, एस्टीम। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एस्टीम। दो शब्द होते हैं, एक तो होता है प्रेस्टीज, एक होता है एस्टीम। ये समाजशास्त्र का विषय है। तो फिर हम चाहते हैं हमारी प्रतिष्ठा बढ़े। तो ये सारी चीजें होती है, हमको लगा हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, हम रीट में पास हो गए, सेकंड ग्रेड में पास हो जाएं, फर्स्ट ग्रेड में पास हो जाएं, फिर कहते हैं हम आरएएस बन जाएं, फिर कहते हैं हम आईएएस बन जाएं, फिर वापस कहते हैं एमएलए बन जाएं, एमपी बन जाएं। किसके लिए बन जाएं? हमारी प्रतिष्ठा की नीड है, लोग हमको जाने कि हम भी कुछ हैं। और आखिरी हमारी होती है, जहां अधिकतर लोग पहुंचते नहीं, उससे पहले ही राम नाम सत्य हो जाता है, वो होती है आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कि जो हम होने के लिए हुए हैं वो हो जाए। भगवान ने जिसके लिए भेजा है कि तू जाके ये करना, चित्रकार होना, तू जाके कवि होना, तू जाके ये काम करना, तू जाके वो काम करना, जिसके लिए हमको भेजा है वो हो जाए। हम अपने एक्चुअलाइज कर लें हमारे पोटेंशियल को, हमारा जो पोटेंशियल, हमारी जो क्षमता भगवान ने देके भेजी है उसको एक्चुअलाइज कर लें, जहां तक अधिकतर लोग नहीं पहुंच पाते हैं। और जिस देश में, जिस समाज में ज्यादातर लोग उस लेवल तक पहुंचेंगे वो तो अलग ही हो जाएगा। अभी जिन देशों को हम लोग विकसित देश कहते हैं, मानव विकास सूचकांक अनुसार, मानव विकास सूचकांक अनुसार जिनको कहते हैं, वो देशों में हो गया है, वो लोग अपने मन की कर रहे हैं, वहां कोई दबाव नहीं है, बच्चों पे कोई दबाव नहीं है, आराम से खिल रहे हो। जैसे कि देश है फिनलैंड, वहां 12वीं क्लास तक एग्जाम ही नहीं होता, किसी तरह का बच्चों में कोई एग्जाम नहीं होता। छोटा देश है, मस्त है, जहां से वो नोकिया का इंस्ट्रूमेंट बना अपना मोबाइल वाला, वो फिनलैंड। स्वीडन, नॉर्वे, वहां पूरी कोशिश हो रही है कि आदमी को खिलने दिया जाए। कोई जल्दी नहीं है वहां डॉक्टर बनाने की, कोई जल्दी नहीं है वहां पे आईआईटी में घुसाने की, कोई जल्दी आईएएस वाईएएस कुछ होता ही नहीं ऐसा वहां पे। तो वो उसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि। वो कहते हैं कि हमारा जो व्यक्तित्व इसके अनुसार बनता है, जो जो हमारी आवश्यकताएं पहले वाली पूरी होती है, अगली के लिए जुटने लग जाते हैं, अगली हो जाती है, फिर अगली के लिए जुटने लग जाते हैं। ऐसे हमारी पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। हमारे यहाँ दूसरा चक्कर चलता है, पहले नौकरी हो जाए किसी तरह से, उसके बाद मौज करेंगे। नौकरी हो जाए उसके बाद कहते हैं नहीं, एक मकान हो जाए पत्थर वत्थर लगा के, उसके बाद मौज करेंगे। फिर तो नहीं यार, थोड़ा बच्चों की शादी हो जाए, उसके बाद मौज करेंगे, जब तक वैसे भी काफ़ी टाइम निकल चुका होता है। लगभग हमारा समय निकल जाता है, हम आत्मसिद्धि की तरफ पहुंच नहीं पाते हैं, इसके बीच में कहीं ना कहीं झूलते रहते हैं। ये सिद्धांत दिया मैस्लो ने, उन्होंने कहा हमारा व्यक्तित्व इसके अनुसार ढलता है, ये व्यक्तित्व के ढलने का तरीका है।
ये हो गया मानवतावादी सिद्धांत। व्यक्तित्व के कई सारे सिद्धांत हैं, एक व्यवहारवादी सिद्धांत भी है, वो कोई लंबा चौड़ा इसको एक्सप्लेन नहीं करते, इतना ही बताते हैं कि हमारा जो व्यवहार है वो हमारे वातावरण पर निर्भर करता है। वातावरण के अनुसार हम नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं और हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती रहती है। वो अपना लिमिटेड काम कहते हैं, आपके सामने अलग अलग उद्दीपक आते रहेंगे, आप उनके लिए अनुक्रिया करते रहेंगे, या फिर आप अनुक्रियाएं करते रहेंगे और आपको बूस्टअप मिलता रहेगा, रेनफोर्समेंट मिलता रहेगा। दोनों तरह से वो समझाने की कोशिश करते हैं, वहीं लेकर जाते हैं कि आप कुछ नहीं हो, अपने वातावरण की उपज हो। और ये मानवतावादी कहते हैं नहीं नहीं, हमारे अंदर बहुत कुछ है। ये था हमारा चैप्टर व्यक्तित्व के सिद्धांत। क्यों समझना चाह रहे थे हम व्यक्तित्व को, क्यों समझना चाहते हैं? नंबर एक, हम किसी भी व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी करना चाहते हैं कि वो इस स्थिति में कैसा व्यवहार करेगा। दूसरा, हम सोच रहे हैं कि हम उसके साथ कैसे एडजस्ट होंगे, उसके बारे में अनुमान लगा लें, हमारा ठीक ठाक मामला चल जाए। घर में भी बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, पिता माता, अगर हम उनको ठीक से समझ पाते हैं तो उनके साथ एडजस्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरा, अगर हम एम्प्लॉय रखना चाहते हैं अपने यहाँ पे किसी को, तो हम अच्छा सिलेक्शन कर सकते हैं अगर इन सिद्धांतों को हम लोग समझें। चौथा, अगर हम समाज और देश का निर्माण ठीक से करना चाहते हैं तो किन तरीकों से हम हमारे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा बेटर, ज़्यादा से ज़्यादा उचित, अच्छे व्यक्तित्वों का निर्माण करें। ये अगर सिद्धांतों की हमारी जानकारी होगी तो ये संभव हो जाएगा। आई होप आई कुड एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। हिंदी, मारवाड़ी एंड इंग्लिश। मेरा तो मन करता है सारी की सारी क्लास ये राजस्थानी भाषा में करूं पूरी पूरी। और इस व्यक्तित्व का हमने ढूंढ लिया है मारवाड़ी शब्द डोल, इसको ऐसे ऐसे लिखते हैं डोल को, अड़ डोल, ये ढूंढा है। इसमें हमारे 3-4 विद्वान लगे थे साथ में, सत्यनारायण जी सोनी, अर्जुन सिंह जी सांखला जोधपुर वाले, सत्यनारायण जी हनुमानगढ़ परलिका वाले, और हमारे हरवीर सिंह जी जाखड़ साहब डीडवाना वाले, उन सब ने मिलके हमको एक शब्द दिया है डोल, कि आदमी को डोल देखो यार, मतलब उसका व्यक्तित्व देखो। डील, डील कहते हैं शरीर को, डील, डील कहते हैं शरीर को। तो अपन कहते हैं डील डोल ठीक है भाई, छोरे को डील डोल ठीक है, रिश्ता रिश्ता करते हैं, देखते हैं डील कैसा है, डोल कैसा है, डोल ही ठीक होने। डोल मतलब व्यक्तित्व है, डील और डोल। बुद्धि का भी वर्ड अपने को मिला नहीं है। बुद्धि का कई लोगों ने मुझे होजी का, सोजी, सोजी, सोजी तो सूझना को कहते हैं, उसका भी शब्द मिला नहीं है। बुद्धि का, स्मृति का, याद का भी अभी मिला नहीं है। कई लोगों ने कहा ओलियों कहते हैं, तो ओलियों तो कोई चला गया है, आने वाला है, उसकी अपेक्षा में कहते हैं ओलियों कहते हैं। वो ओलियों का तो अर्थ ही अलग, सिचुएशन अलग है। तो वो भी अभी शब्द हम ढूंढ रहे हैं, वो भी हमारा जुगाड़ उसका बैठा नहीं। तो राजस्थानी भाषा का भी हमारा प्रचार प्रसार साथ में जरूरी है। थैंक यू, आप सभी लोग टिके रहे मेरे साथ में। बहुत मुश्किल होता है, कई बार क्या होता है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको सेट होने में बहुत टाइम लगता है, उनकी आदतें होती है, हमको तो वैसे वैसे जैसे नोट्स लिखे हुए हैं ऐसे लिखवा दो, फिर हम उसको रट लें। मैं ऐसे नहीं पढ़ाता, ना पढ़ा सकता हूँ। उनके लिए मैं अपना व्यवहार नहीं बदल सकता, मैं कोशिश करूँगा कि मेरे व्यवहार की तरह बदलें वो, उनके लिए ठीक रहेगा और उनको ये याद याद करने की तकलीफ नहीं हुआ करेगी। चलिए इस बात को आज यहीं ख़त्म करते हैं और फिर क्लासेस चालू रहेंगी अपनी, और मैं कोशिश भी करूंगा कि रिकॉर्डिंग भी कर दूं जब मैं फुर्सत में रहूंगा, रिकॉर्डिंग करके भी मैं आप लोगों के लिए डालता रहूंगा। लेकिन जो व्यक्तिगत क्लास है उसका ये विकल्प नहीं है कि आप लोग सामने बैठे हो फिर अपन चर्चा कर रहे हैं 3-4 घंटे। ये तो फिर दमादम चलता है, ये ओलंपिक की तरह 3-4 घंटे चलने वाली क्लास होती है और फिर हम खूब सारी बातें करें, पूछें, उससे और ज़्यादा मजबूती आएगी। लेकिन ये एक थोड़ा सा सहारा है कुछ समय के लिए, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए रखता रहूँ। जय हिंद।